हे गाइस वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 11th। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और उसमें अब हम जो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक उठाया था वो था प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस। तो उसी प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम अ, आज हम उसका जो टाइप बी प्रॉब्लम है उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ए जो प्रॉब्लम थी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम टाइप बी का जो प्रॉब्लम टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हमने डायमेंशनल एनालिसिस मतलब ऑलमोस्ट जो उनकी उसकी थियरी है वो हमने कंप्लीट की है। तो अब रहता है उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना कि डायमेंशनल एनालिसिस में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स मतलब हमें फेस करनी पड़ती है। मीन्स क्वेश्चंस जो हमें फेस करने पड़ती है। तो इसलिए हमने प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस का जो टॉपिक है वो लास्ट टाइम उठाया था। प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस में हमने लास्ट टाइम टाइप ए प्रॉब्लम डिस्कस की थी। तो टाइप ए प्रॉब्लम जैसा कि मैंने लिखा है कि ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो लास्ट लेक्चर में पहले हमने डिस्कस किया है और इसमें हमने कितने क्वेश्चंस किए थे, इसमें हमने 1 टू 4 क्वेश्चंस किए थे, 4 क्वेश्चंस किए थे। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम टाइप बी प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अ, तो चलिए हम टाइप बी प्रॉब्लम को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो टाइप बी प्रॉब्लम क्या है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। तो टाइप बी प्रॉब्लम की बेसिस क्या है? टाइप बी प्रॉब्लम की बेसिस है चेक करना कि वेदर ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। मतलब ये चेक हम कर सकते हैं डायमेंशनली। ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? जैसा कि मैंने कहा था कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होती है, ज़रूरी नहीं हो कि वो एक्चुअली भी करेक्ट हो। लेकिन जो फ़ॉर्मूला डायरेक्टली करेक्ट नहीं होती है, वो एक्चुअली भी इनकरेक्ट होती है, वो एक्चुअली भी करेक्ट नहीं होती है। तो उसी बेसिस पर हम जो टाइप बी प्रॉब्लम है उसको हम करेंगे टाइप बी प्रॉब्लम। तो चलिए इसमें कौन-सी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, तो प्रॉब्लम नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कहती है? तो चलिए टेक्स्ट को रीड थ्रू करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मटीरियल ऑफ द प्रॉब्लम or some substance of this problem। तो यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस तो किसका इस्तेमाल करना है? डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हमें क्या बताना है कि चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो इन दो रिलेशंस की एक्यूरेसी को हमें चेक करना है। एक क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एमवी। तो पहली जो रिलेशन है जिसकी एक्यूरेसी हमें चेक करनी है वो है लैम्डा इज इक्वल एच डिवाइडेड बाय एमवी। तो हमें पता होना चाहिए कि लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ, यहाँ पर है वेव वीई। तो लैम्ब्डा क्या है? लैम्ब्डा है वेवलेंथ और ये एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। और एम क्या है? एम है मास। और वी क्या है? वी है वेलोसिटी। वी है वेलोसिटी। इसके साथ ही आपको जो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर चेक करनी है, जिसकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी है द फेमस इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर। तो जहाँ पर E जैसा कि पता ही है कि E एनर्जी होती है, m क्या होता है? m होता है मास। और c क्या होता है? c होती है वेलोसिटी ऑफ स्पीड। तो ये 2 रिलेशंस आपको चेक करना है कि वेदर ये 2 डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। आपको जैसा कि पता है कि जो ये रिलेशन ये एक्चुअली में करेक्ट होती है। जो ये रिलेशन ये भी एक्चुअली करेक्ट होती है, लेकिन हमें चेक करना है। यहाँ पर हमें चेक करना है। तो चलिए हम इसको चेक करेंगे। तो हम सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे। सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे हम। सॉल्यूशन तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनली चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। डायमेंशनली चेक करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की ये कहता है कि जो मतलब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास है उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनके डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर हमने इक्वेट किया है, हमने लैम्ब्डा को इक्वेट किया है h डिवाइडेड बाय mv से। तो इस रिलेशन की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें क्या ढूँढना होगा या क्या दिखाना होगा? हमें ये दिखाना होगा कि जो डायमेंशंस है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है टू द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड इन बोथ रिलेशंस। जो पहली रिलेशन है और जो सेकंड रिलेशन है और इस तरीके के जो टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे वो आपको ईज़िली मतलब आएँगे करना।
तो चलिए पहले हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्या कहता है? पहले पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस में है डायमेंशंस ऑफ लैम्ब्डा। आपको पता ही है कि लैम्ब्डा क्या है? लैम्ब्डा है वेवलेंथ, लेकिन है क्या ये? इंट्रिंसिकली ये लेंथ होती है, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो ये लेंथ ही है। और लेंथ को किस तरीके से हम डायमेंशनली लिखते हैं? लेंथ को हम सिंपली एल से लिखते हैं डायमेंशनली। तो इसकी डायमेंशनल फ़ॉर्मूला क्या आएगी? m0 l1 p0 इसकी डायमेंशनल फ़ॉर्मूला आएगी। तो राइट हैंड साइड लेंगे पहले रिलेशन में। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड बराबर है h डिवाइडेड बाय mv। h डिवाइडेड बाय mv। तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? डायमेंशंस ऑफ h डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ mv। डायमेंशंस ऑफ mv। तो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन तो हमें पता होने चाहिए, लेकिन हमें तो वो डायमेंशंस पता ही नहीं है कि प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन क्या है। लेकिन आपको ये रिलेशन याद रखनी है कि जो एनर्जी होती है h न्यू के बराबर। h न्यू के बराबर। ये प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस कहलाती है कि जो एनर्जी है ये डिस्क्रीट ब्रैकेट्स में आती है। h इज़ इक्वल टू E इज़ इक्वल टू h न्यू, जहाँ पर न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो आप सिंपली इससे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। h किसके बराबर होगा? एनर्जी ओवर न्यू। तो ईज़िली आपको h के पहले हम h के जो डायमेंशंस है वो निकालेंगे। तो सिंपली हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ h किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ h होगा बराबर डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी किसके बराबर है? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आपको पता होगा वो बराबर होता है m1 l2 t माइनस 2। साथ ही में फ्रीक्वेंसी के क्या डायमेंशन आते हैं? फ्रीक्वेंसी आती है m1 l0 t माइनस 1। आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन ए यूनिट टाइम होती है। एक यूनिट सेकंड में या एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। मतलब उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ऊपर क्या है? ऊपर प्योर नंबर है, नंबर ऑफ वेव्स। नीचे क्या है? नीचे है डिवाइडेड बाय द टाइम। तो इसीलिए इसकी डायमेंशनल फ़ॉर्मूला आती है m0 l0 t माइनस 1। क्लियर? तो डायमेंशनल फ़ॉर्मूला क्या आएगी? डायमेंशनल फ़ॉर्मूला इसकी आएगी m1 l2 t3। m1 l2 t3 नहीं आएगा, यहाँ पर -2 है, तो ये -1 आएगा। आई होप कि ये क्लियर है। आई होप ये क्लियर है। तो डायमेंशंस क्या आ रहे हैं? m1 l2 t-1। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डायमेंशंस क्या आएँगे? डायमेंशंस आएँगे m1 l1 t-1, m1 l2 है, m1 l2 t-1 डिवाइडेड बाय इसके डायमेंशन क्या है? ईज़िली आप कह सकते हैं कि इसके डायमेंशन मोमेंटम के डायमेंशन mv तो मोमेंटम है, m1 आएगा, यहाँ पर l1 आएगा, साथ ही में t-1 आएगा। तो ओवरऑल क्या डायमेंशंस आते हैं? ओवरऑल क्या डायमेंशंस आएँगे? ओवरऑल आएँगे m1 तो कैंसल हो जाएगा, तो m0 आएगा। l1 और l तो यहाँ पर l1 रहेगा और t तो t सेम आ रहे हैं, तो t0 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम है, तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड करेंगे। सो व्हिच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, relation is dimensionally correct. Dimensionally correct तो रिलेशन क्या है? डायमेंशनली ये रिलेशन करेक्ट है। तो ये तो हुई पहली रिलेशन लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू h बाय mv। अब हम दूसरी रिलेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए जो दूसरा पार्ट है इसका वो हम करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। उसमें भी क्या करना है, उसमें भी हमें
लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को निकालना है, वो क्या है? एनर्जी के डायमेंशंस को निकालना है और एनर्जी के डायमेंशन जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो है m1 L2 T माइनस 2 m1 L2 T माइनस 2 और साथ ही में राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो निकालेंगे, वो क्या है? m यहाँ पर m है c स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ m टाइम्स डायमेंशन ऑफ c स्क्वायर। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ m तो m ही होता है। डायमेंशन ऑफ c चूँकि एक वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, इसके डायमेंशन आएँगे l m1 l1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या डायमेंशन आएँगे? यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m0 तो ओवरऑल m1 आएगा। जब ये 2 इसको मिलेगा, जब ये 2 इसको मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा l2। जब यही 2 इसको भी मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा t2। t minus 2. So which implies left hand side is equal to right hand side implies relation is dimensionally correct. Relation is dimensionally correct. Dimensionally correct. जो ये रिलेशंस होती है, ये एक्चुअली भी करेक्ट होती है। आपको याद रखिए रखना है कि जो ये रिलेशंस है, ये एक्चुअली भी करेक्ट होती है। जो ये 2 रिलेशंस है, दे आर ट्रू, दे आर करेक्ट इन एक्चुअलिटी। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये नहीं बता सकते कि एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं। हम सिंपली ये बता सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। जो इसी टाइप बी पर बेस्ड है और वो क्या है? वो कुछ इस तरीके से है। प्रॉब्लम नंबर 6 तो बोर्ड को थोड़ा सीधा रखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? चेक द करेक्टनेस चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? h इज इक्वल टू 2 sigma cosine of theta divided by r square dg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर dg। यहाँ पर आपको सिंबल्स के मीनिंग पता होने चाहिए। जहाँ पर h क्या है? h होता है हाइट। हाइट किसकी? लिक्विड कॉलम की हाइट होती है ये। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। डी क्या होता है? डी होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये जी क्या होता है? जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब आपको पता लगा कि एच क्या है, सिग्मा क्या है, आर स्क्वायर क्या है, डी जी क्या है, तो ऑटोमैटिकली आपको चेक करना अब होगा कि करेक्टनेस ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए इसको हम प्रूव करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में हम फिर से सिंपल तरीका मतलब यूज करेंगे। ये क्वेश्चंस थोड़े सिंपल है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। मतलब इन जो करेक्टनेस है, करेक्टनेस में कुछ नहीं करना होता है। करेक्टनेस में सिंपली लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को कैलकुलेट करना होता है, राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला को कैलकुलेट करना होता है। और अगर ये डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट होती है, डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती है। सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एच। जो पिछला वाला एच था, जो पिछले वाले क्वेश्चन में एच था, पिछले वाले क्वेश्चन टू बी एग्जैक्ट, जो क्वेश्चन नंबर ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो एच था वो वहाँ पर था प्लैंक्स कांस्टेंट। याद रखिए जो ये एच है ये हाइट है। वो एच वहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट था, यहाँ पर ये हाइट है। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगी? ईज़िली हम लिख सकते हैं, ये हाइट है तो एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला है m0 l1 t0। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर आएगा? राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड क्या है? राइट साइड साइड है 2 सिग्मा कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर dg, r स्क्वायर dg। तो ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ 2, वो तो डायमेंशनलेस ही है। डायमेंशंस ऑफ सिग्मा, डायमेंशंस ऑफ कोसाइन थीटा divided by dimensions of r square
डायमेंशंस ऑफ डी, ये जो ये स्क्वायर है ये हम बाहर लिखेंगे, जो ये स्क्वायर है ये हम बाहर लिखेंगे। स्क्वायर डायमेंशंस ऑफ डी, डायमेंशंस ऑफ डी, चीज़ों को ईज़ी करने के लिए, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि किसके डायमेंशंस है, किसके डायमेंशन नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 क्या है, ये 2 है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशन ये कांस्टेंट है लेकिन इसके कोई डायमेंशन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, गायब ही हो जाएगा। कोसाइन थीटा भी क्या है, कोसाइन थीटा 2 मतलब साइड्स का या 2 लेंग्थ्स का रेशियो होता है। टू बी एग्जैक्ट ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस डिवाइडेड बाय, तो ये दोनों रेशियो होते हैं एक ही जैसे क्वांटिटी को के, तो इसके भी डायमेंशंस नहीं है। तो सिंपली डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। याद रखिए सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके डायमेंशंस क्या आएँगे? सरफेस टेंशन के डायमेंशंस को हम साइड में पहले ढूँढेंगे कि सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या है? यहाँ पर हम इनको ढूँढेंगे, मतलब इसको ढूँढेंगे। जो सरफेस टेंशन होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ पर यूनिट लेंथ। लेकिन वो आपको मतलब फिर बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये लेंथ दरअसल कौन-सी लेंथ होती है। ये इमेजिनरी लेंथ होती है ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो चलिए देखते हैं कि फ़ोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं। फ़ोर्स के डायमेंशन होते हैं m1, l1, t-2। लेंथ के क्या डायमेंशन होते हैं m0, l1, t0। तो साथ ही में हम लिखेंगे तो जो सरफेस टेंशन है उसके डायमेंशन क्या आएँगे m1, l0, यहाँ पर है t0 तो t-2। तो आ गए किसके डायमेंशन? सरफेस टेंशन के डायमेंशन। तो इन डायमेंशंस को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो क्या डायमेंशन है? m1, l0, t-2। साथ ही में r क्या है? r तो लेंथ है तो इसको हम किस तरीके से डायमेंशन लिखते हैं? l। साथ ही में स्क्वायर है, इसको स्क्वायर अंदर ही ले जाएँगे l स्क्वायर। तो इसके बाद d क्या है? d तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे ये है m1 L-3, T0 टाइम तो वहाँ पे होता ही नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये होता है m0 L1 T-2। ये डायमेंशनल फ़ॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, स्पेशली जो बेसिक क्वांटिटीज़ है उनके डायमेंशनल फ़ॉर्मूलेज़ आप ऑन द टिप ऑफ योर टंग होने चाहिए। तो चलिए अब टोटल डायमेंशनल फ़ॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर हम m लिखेंगे, यहाँ पर है 1 m, तो 1 m ये तो कैंसल हो जाएगा, m ओवरऑल 0 रहेगा। यहाँ पर है l भी हम लिखेंगे, l यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 l है, यहाँ पर 3 l है, ओवरऑल ये -1 l रह जाएँगे और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास 3 l है, तो यहाँ पर 0 l रहेगा। तो यहाँ पर टाइम भी क्या है? यहाँ पर टाइम है 2 रहेगा और वो 2 कैंसल हो जाएगा ऊपर के 2 के साथ। तो L1, L2, L1, L3 तो हो रहा है। तो एक्चुअली क्या चेक करना था? H। तो हमें क्या निकला डायमेंशंस क्या है? हमें निकला डायमेंशंस है M, L0, T0। क्लियर? लेकिन राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है? M0, L1, T0। और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हमें ये मिले और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हमें ये मिले। तो इससे क्या पता चलता है? और जब हम इनको कंपेयर करते हैं m0 l1 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को जब हम कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो हम क्या इम्प्लाई करेंगे? वी इम्प्लाई कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो इसका ये मतलब हुआ द फॉर्मूला इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। द रिलेशन इज़ इनकरेक्ट। हम नहीं कहेंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये एक्चुअल में इनकरेक्ट है। द इनकरेक्ट, द रिलेशन इज़ इनकरेक्ट। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। तो ये जो रिलेशन हमने लिखी है, ये एक्चुअली इनकरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर हम लिखेंगे इनकरेक्ट रिलेशन है।
इनकरेक्ट रिलेशन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 टू बी प्रिसाइज़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है? द विस्कस फोर्स क्या कह रहा है? द विस्कस फोर्स F acting on a body of a radius r moving with velocity v in a medium of coefficient of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta rv। तो ये रिलेशन हमें दी गई है और हमें चेक करना है कि ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पर हमें चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट एज फार एज डायमेंशंस आर कंसर्न। तो पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के बारे में मतलब डायग्रामेटिकली आपको दिखाएंगे कि हमारे पास एक बॉडी है और थोड़ी सी ये बॉडी बड़ी लेंगे सो दैट वी कैन ड्रॉ द रेडियस ऑफ द बॉडी। तो चलिए एक बड़ी बॉडी लेते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है। क्या है? ये हमारे पास एक बॉडी है। इस बॉडी का रेडियस क्या है? इस बॉडी का रेडियस लिया गया है। इस बॉडी का जो रेडियस है वो है r। क्लियर? और ये बॉडी किस वेलोसिटी से? ये बॉडी वेलोसिटी v से चल रही है या स्पीड v से चल रही है। लेकिन कहाँ पर? एक मीडियम में। एक मीडियम में ये स्पीड या इस वेलोसिटी से चल रही है। एक मीडियम में ये एक मीडियम में ये इस वेलोसिटी से चल रही है। कहाँ पर चल रही है? एक मीडियम में। तो चलिए मीडियम को भी बनाते हैं। तो ये हमारा मीडियम आ गया। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट एक मीडियम के थ्रू चलता है ड्यू टू द विस्कस फोर्स या हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस या ड्रैगिंग फोर्सेस, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इसको हम थोड़ा सा सीधा लिखेंगे। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ। आपको पता है कि जो मीडियम है, मीडियम की होती है क्या? विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीडियम की होती है। वो क्या लिया गया है? वो ईटा लिया गया है। मीडियम की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ईटा है। और हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि जो ड्रैगिंग फोर्स है, जो फोर्स इसे पीछे धकेल रहा है, आपको ऑब्वियसली पता होगा ये फ़ोर्स डिपेंड करेगा किस पर? ये फ़ोर्स डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर और ये फ़ोर्स डिपेंड करेगा बॉडी के साइज़ पर भी। क्योंकि जितनी मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जितना ये किसी मीडियम में तेज़ चलता है, तो उतनी ही रेज़िस्टेंस इसको फ़ेस करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मूव थ्रू द मीडियम। तो यहाँ पर जो डायमेंशनल रिलेशन है 6 पाई आरवी, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमें कह रहा है क्वेश्चन कि आप बताइए कि जो ये फ़ोर्स है ड्रैगिंग फ़ोर्स, क्या ये इसके बराबर है? ये डाइ 6 बाई ईटा आरवी। जहाँ पर जो ये आर और वी है ये क्वांटिटीज़ है एसोसिएटेड विद द बॉडी। जो ये ईटा है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द मीडियम और जो ये फ़ोर्स है ये फ़ोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉडी पर, कर रहा है लेकिन मीडियम बिकॉज़ ऑफ द रिलेटिव मोशन जो मीडियम और ऑब्जेक्ट के दरमियान है, बॉडी के दरमियान है। यहाँ पर हमें इसकी करेक्टनेस को चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। लेकिन आप साथ ही देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नई फिज़िकल क्वांटिटी आ रही है ईटा, तो पहले ईटा के भी डायमेंशंस को तो निकालना पड़ेगा ही। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देते हैं। इसका सॉल्यूशन हम इन डिटेल लिखेंगे। तो इस डायग्राम को आप ज़हन में रखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो ये सॉल्यूशन है वो हम देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन का होने वाला है। तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे? पहले जो एक नई फिज़िकल क्वांटिटी है ईटा पहले हमें पता होनी चाहिए कि लेट अस फाइंड द हम लिखेंगे डायमेंशनल फ़ॉर्मूला
किसकी? ऑफ ईटा। तो ईटा की डायमेंशनल फ़ॉर्मूला हम ढूँढेंगे पहले। वो कैसे निकलेगी? तो हम इस तरीके से लिखेंगे डायमेंशनल फ़ॉर्मूला ऑफ ईटा। तो चलिए पेन का जो कलर है वो हम चेंज करेंगे सो दैट थिंग्स लुक नाइस एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। तो चलिए जो ये पेन है ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो ईटा किसके बराबर होगा? तो चलिए ईटा को आपको याद रखना है जो कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है क्या? कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है बराबर फ़ोर्स क्या होता है? फ़ोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फ़ोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडिएंट। वेलोसिटी ग्रेडिएंट। ये वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या होता है? ग्रेडिएंट का यहाँ पर आप याद रखिए कि ग्रेडिएंट का मतलब होता है कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है इन ए यूनिट लेंथ। अगर वाटर की एक लेयर ये है, दूसरी लेयर वाटर की ये है, अगर ये लेयर वेलोसिटी v से चल रही है, ये लेयर वेलोसिटी v प्लस से डेल्टा v से चल रही है और इनके दरमियान की जो डिस्टेंस है x, तो वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या आएगा? वेलोसिटी ग्रेडिएंट आ रहा है कि जब हम इस लेंथ के थ्रू चलते हैं, जब हम इस लेंथ के थ्रू मतलब क्रॉस करते हैं, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? तो डेल्टा v चेंज हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है? डेल्टा v लेकिन कितनी लेंथ पर आ रहा है? x की लेंथ पर, तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडिएंट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। किसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडिएंट, इसको कहेंगे हम वेलोसिटी ग्रेडिएंट। वेलोसिटी ग्रेडिएंट। तो चलिए जैसा कि यहाँ पर लेकिन ये हमें मतलब इवैल्यूएट नहीं करना है। हमें सिंपली डायमेंशंस निकालने हैं वेलोसिटी ग्रेडिएंट के। तो चलिए इसके डायमेंशंस को निकालेंगे। तो वेलोसिटी ग्रेडिएंट किसके बराबर होगा? हम सिंपली लिखेंगे ये होगा बराबर फ़ोर्स क्लियर? फ़ोर्स जो यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे ये होगा बराबर एरिया। आप याद रखिए ए का मतलब यहाँ पर एरिया है, इंटू वी, वी का मतलब है वेलोसिटी एल। डायमेंशनली हमें चेंज नहीं दिखाना है यहाँ पर क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज इटसेल्फ अ वेलोसिटी। तो सिंपली हम लिखेंगे ये किसके बराबर होगा? एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वी। तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले को हमें निकालना पड़ेगा और वो क्या आएगा? वो इस तरीके से आएगा। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T माइनस 2। लेंथ की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L1। इस तरीके से लिखेंगे। एरिया की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? A2 और वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L1 T माइनस 1। तो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगी? वो आएगी पहले हम देखेंगे M कितने हैं? M है 1, L कितने हैं? 1 2, नीचे लेकिन 3 है तो यहाँ पर -1 आएगा, तो t कितने हैं? t है -2 और यहाँ पर -1 ओवरऑल -1। तो m1 l-1 t-1 इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आ रही है। किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला आ रही है m1 l-1 t-1। तो चलिए इसको हम यूज़ तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गई किसकी? कोएफिशिएंट विस्कोसिटी की। तो अब हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोर्स है और वो फ़ोर्स किसके बराबर है? फ़ोर्स होता है बराबर M1 L1 T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड के तो इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड में हमारे पास है 6 पाई ईटा आरवी। 6 पाई ईटा आरवी। ऑब्वियसली 6 पाई के तो डायमेंशंस नहीं होंगे, हम सिंपली लिखेंगे ईटा के डायमेंशन क्या है, आर के डायमेंशंस क्या है और वी के डायमेंशंस क्या है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ईटा के डायमेंशंस जैसा कि हमने कैलकुलेट किया अभी
M1 L माइनस 1 T माइनस 1 तो लिखेंगे M1 L माइनस 1 T माइनस 1। R की डायमेंशन क्या है? R क्या है? रेडियस है, तो ये एक लेंथ है, तो इसके सिंपली लेंथ डायमेंशन इसको L से लिखा जाता है। और V के डायमेंशंस क्या है? V के डायमेंशंस है M1 L1 T माइनस 1। तो ओवरऑल हमारे पास डायमेंशन क्या आ रहे हैं? तो यहाँ पर आएगा M1, यहाँ पर आएगा L1 यहाँ पर एक L1, तो ये कैंसल। तो ओवरऑल यहाँ पर आ रहे हैं L1, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो -1 को +1 ऐड करना है तो 0 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 रहेगा, वो 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पर t-2 आएगा, t-2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके डायमेंशन है और जो इसके, वो सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला। So which implies left hand side is same as right hand side. तो left hand side किसके बराबर है? Right hand side, which implies relation is dimensionally correct. Relation is dimensionally correct. Relation क्या है? Relation dimensionally correct है। और या ये आप नोट भी कीजिए, ये एक्चुअली भी करेक्ट होती है। एक्चुअली करेक्ट, ये एक्चुअली भी करेक्ट होती है। जो ये रिलेशन है, विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स होता है 6 बाई ईटा आरवी, जो ये रिलेशन है, तो इस यहाँ पर लिखेंगे हम, जो ये रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल टू विस्कस फोर्स 6 बाई ईटा आरवी, ये रिलेशन एक्चुअली भी ट्रू होती है। यहाँ पर हमने चेक किया है कि ये डायमेंशनली ट्रू है कि नहीं, लेकिन ये एक्चुअली भी ट्रू होती है। और इसको एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। ये आप याद रखिए, इसको क्या कहते हैं? स्टोक्स लॉ। इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ, कि ड्रैगिंग फोर्स होता है 6 बाई ईटा आरबी, आपको इसको याद रखना है। और इन फ्यूचर आपको ऑटोमैटिकली ये आप ऑटोमैटिकली देखेंगे भी, जब आप इसके रिलेटेड जो चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे। आई थिंक चैप्टर नंबर 7 और 6। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर, कौन-सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर हमें क्या करना था? चेक करना था एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। तो ये तो क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ओके, 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 ओके। तो ये तो था टाइप बी। क्या था? टाइप बी। तो पीछे हमने डिस्कस किया टाइप बी के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? टाइप बी के क्वेश्चंस। और उसमें क्या करना था? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। पहले हमने टाइप ए पढ़ा। टाइप ए में हमने डिस्कस किया था, क्या किया था डिस्कस? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। फिर हमने टाइप बी किया। टाइप बी में हमने डिस्कस किया चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। अब हम टाइप सी करेंगे। टाइप सी में क्या मतलब ये क्वेश्चंस किसके बेस पर है या किस बेसिस पर है, या इनकी बुनियाद क्या है या किस रिलेटेड है, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के रिलेटेड। तो चलिए हम टाइप सी क्वेश्चंस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम कहेंगे द वेलोसिटी, जिसको डिनोट किया गया है स्मॉल v से, ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, किस पर? टाइम पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कह रहा है जो वेलोसिटी है एक पार्टिकल की, ये तो डिपेंड करता है टाइम पर। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन ये डिपेंडेंस इस रिलेशन के तहत हो रही है कि v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी प्लस टी। ये हमें दिया गया है कि ये है रिलेशन ऑफ डिपेंडेंस, कि किस तरीके से वेलोसिटी डिपेंड करती है टाइम पर। हमें मतलब कहा कहा गया है, हमें कहा गया है कि बताइए कि डायमेंशंस क्या होते हैं ए के, बी के, सी के और डी के। आई होप यहाँ पर हमें डायमेंशंस निकालने हैं। किसके? ए के डायमेंशन क्या है, बी के डायमेंशन क्या है, सी के डायमेंशन क्या है और डी के डायमेंशन क्या है, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे?
तो सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को रिकॉल करेंगे कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है। जैसा कि मैंने आई थिंक जब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फिर से रिकैप्चुलेट किया। तो अब मैं यहाँ पर फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपली कहता है कि जब हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वांटिटीज़ होती है, इन क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इनको हम एक-दूसरे के बराबर रख सकते हैं। कब ये किया जा सकता है? ये हम तभी कर सकते हैं जब इनके डायमेंशंस बराबर हो, तो यहाँ पर डायमेंशन सेम हो। ये दरअसल मतलब मेन पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का कि डायमेंशंस होमोजेनियस होने चाहिए फॉर एडिंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्वांटिटीज, सब्ट्रैक्टिंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्वांटिटीज और इक्वेटिंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द क्वांटिटीज। तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एट लीस्ट डायमेंशंस। तो यहाँ पर वेलोसिटी को किसके साथ इक्वेट किया गया है? ए के साथ बीटी, मतलब ए मतलब इस साइड के साथ यहाँ पर इक्वेट किया गया है, साइड के साथ इक्वेट किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि टर्म बाय टर्म, जो टर्म बाय टर्म डायमेंशंस है वो भी सेम होने चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो डायमेंशन है ए के वो सेम एज़ होने चाहिए डायमेंशन ऑफ बीटी। जो डायमेंशन ऑफ सी है वो मतलब डायमेंशन ऑफ दिस टर्म है, जो ये होल टर्म है, इसके डायमेंशन सेम होने चाहिए एज़ डायमेंशन ऑफ बीटी एज़ डायमेंशन ऑफ ए। और यहाँ पर डी को ऐड किया गया है टाइम के साथ, तो डी के डायमेंशन सेम होने चाहिए एज़ टी, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं उन्हीं क्वांटिटीज़ को जिनके डायमेंशन सेम है। अब यहाँ पर आप देखिए कि वेलोसिटी को इक्वेट किया गया है ए के साथ। और ये भी याद रखना कि टर्म बाय टर्म भी ये डायमेंशन सेम होने चाहिए। जब हम A के डायमेंशंस, B के डायमेंशंस मतलब A जो फिज़िकल क्वांटिटी है, B जो फिज़िकल क्वांटिटी है, इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए सो दैट दे कैन बी एडेड। लेकिन जो एडेड क्वांटिटी आती है, उसके डायमेंशंस वही होंगे जो A के डायमेंशंस है और जो B के डायमेंशंस है। तो उस बेसिस पर जो वेलोसिटी के डायमेंशंस है, वो सेम होने चाहिए एज़ द डायमेंशन ऑफ A। वेलोसिटी के डायमेंशन सेम होने चाहिए एज़ द डायमेंशंस ऑफ p और वेलोसिटी के डायमेंशन सेम होने चाहिए एज़ द डायमेंशंस ऑफ दिस फुल टर्म। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो था रफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग। नाउ हम सिंपली लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहती हैं? तो सिंपली इस प्रिंसिपल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ए बराबर है डायमेंशंस ऑफ बी के, और वो क्या है? m0 l1 t-1। तो ए के डायमेंशंस मिल गए। इसी बेसिस पर डायमेंशंस ऑफ bt हम कह सकते हैं कि ये बराबर है डायमेंशंस ऑफ v। वो क्या होंगे? m0 l1 t-1 मीन्स जो टर्म बाय टर्म डायमेंशंस होंगे वो बराबर होंगे टर्म बाय टर्म डायमेंशंस की, जो राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो एक ही टर्म है, तो a के डायमेंशंस हो गए सेम एज v, bt के डायमेंशंस हो गए सेम एज v और bt के डायमेंशन हो गए सेम एज a। इसी तरीके से इस टर्म के डायमेंशन मीन्स होल जो ये टर्म है इंक्लूडिंग द c, इसके डायमेंशंस भी किसके बराबर होंगे? c के बराबर। सिंपल एज़ दैट। तो क्या आएँगे B के डायमेंशंस? तो B के डायमेंशंस हमें इस तरीके से मिलेंगे। हम लिखेंगे m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर टाइम है, इसके डायमेंशन को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ओवरऑल इसके डायमेंशंस क्या आएँगे? m0 l1 t-2। तो B के डायमेंशंस भी हमें मिल गए। अब हमें निकालने हैं C के डायमेंशन। हम सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे जो c के डायमेंशन है, c डिवाइडेड बाय d प्लस t के डायमेंशन है, वो किसके बराबर है? वो सेम एज़ ए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी।
तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, किसके बराबर है, m0 l1 t माइनस 1। तो साथ ही में हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ c किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ c होंगे बराबर m0 l1 t माइनस 1। और यहाँ पर हम लिखेंगे ये होंगे बराबर डायमेंशंस ऑफ dt, डायमेंशंस ऑफ dt। तो अब तो मसला है कि d के डायमेंशन तो पता ही नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि डायमेंशंस, तो सिंपली हम ये लिखेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, जो ये रिलेशन है इसको आप ध्यान में रखिए। तो चलिए अब हम d के डायमेंशंस को कैलकुलेट करते हैं पहले। जैसा कि आपको पता है, ऑब्वियसली बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी d के डायमेंशन सेम होने चाहिए एस डी। तो हम सिंपली लिखेंगे ऑब्वियसली क्या लिखेंगे हम, डायमेंशंस ऑफ d should be same as dimensions of t, which is t। तो t d के डायमेंशंस क्या है, t के डायमेंशन जब हम d को t के साथ ऐड करेंगे तो ओवरऑल टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे तो वो तो टाइम ही आएगा, तो ओवरऑल इसके डायमेंशंस क्या होंगे, वो तो t ही होंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ c किसके बराबर आ रहा है, डायमेंशंस ऑफ m नॉट l1 t माइनस 1, साथ ही में यहाँ पर है डायमेंशंस ऑफ t, वो t के बराबर आएगा। ओवरऑल इसके डायमेंशन क्या आ रहे हैं, वो है m l1 और यहाँ पर आएगा t0। तो ओवरऑल इसके डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, ये। तो यहाँ से हमने किसके डायमेंशन निकाले, ए के डायमेंशन भी निकाले, बी के डायमेंशन भी निकाले, और हमने सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल किया, सी डी के डायमेंशन भी निकाले, और जो है सी के डायमेंशन भी हमने निकाले सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के इस्तेमाल से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वैन डर वाल्स इक्वेशन p प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल आर टी। तो ये वैन डर वाल्स इक्वेशन है, आपको याद रखना है कि ये वैन डर वाल्स इक्वेशन है। जैसा हमारे पास एक इक्वेशन होती है p v इज इक्वल टू आर टी फॉर वन मोल ऑफ सबस्टेंस, लेकिन ये आइडियल गैस के लिए ट्रू होती है, वो जो आप मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते ही है कि आइडियल गैस के लिए ट्रू होगी। लेकिन जो ये इक्वेशन है ये रियल गैस के लिए ट्रू होती है, रियल गैस। जो ये इक्वेशन है ये किसके लिए, रियल गैस के लिए ट्रू होती है। तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, प्रेशर प्लस ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर टाइम्स वॉल्यूम माइनस बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टाइम्स द टेम्परेचर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टाइम्स द टेम्परेचर। जहां पर P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, V क्या है, वॉल्यूम है, हमें A और B के डायमेंशंस को ढूंढना है। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके हम इनको इनके डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सिंपली ये कहेगा कि हम सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम सिमिलर डायमेंशन के क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट कर सकते हैं, इनकी जिनके डायमेंशन सेम हो। तो B को हम ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ, तो B खुद में ही एक वॉल्यूम होना चाहिए। तो सिंपली हम कहेंगे, तो सिंपली क्या लिखेंगे, सिंपली बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लिखेंगे। हमारे पास क्या आता है, we simply get dimensions of V is the same as dimensions of V, और V के डायमेंशन क्या है, वो है m0 l3 t0। डायमेंशनल फॉर्मूला, बाय डायमेंशंस आई मीन डायमेंशनल फॉर्मूला इसकी ये है। तो साथ ही में
हम क्या कहेंगे? डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर किसके बराबर होता है? डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ पी के बराबर होगा। लेकिन पी के डायमेंशन क्या है? पी है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर के डायमेंशन क्या आएँगे? प्रेशर के डायमेंशन आएँगे फोर्स के डायमेंशन m1 L1 G-2 और डिवाइडेड बाय एरिया के डायमेंशन वो है L2। तो ओवरऑल क्या आ रहा है प्रेशर के डायमेंशंस? तो ओवरऑल प्रेशर के डायमेंशन आ रहे m1 L-1 G-2 तो प्रेशर के डायमेंशंस ये आ रहे हैं। तो सिंपली हम कहेंगे कि जो ए के डायमेंशन है वो किसके बराबर है? वो है m1 L-1 T-2 टाइम्स द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम स्क्वायर। लेकिन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या है? हम सिंपली लिखेंगे m1 L-1 T-2 वॉल्यूम के डायमेंशन क्या आते हैं? वॉल्यूम के डायमेंशन होते हैं L³ लेकिन उसके रेज़्ड में है क्या है 2 तो 2 इनटू होगा क्यूब के साथ। तो हम लिखेंगे डायमेंशन क्या है? वो है m1 L-1 T-2 और साथ ही में यहाँ पर डायमेंशन आएँगे L टू द पावर 6 L टू द पावर 6 तो ओवरऑल क्या डायमेंशन आ रहे हैं A के? ओवरऑल डायमेंशन A के आ रहे हैं m1 L5 T-2 तो ऑब्वियसली हमने किसके डायमेंशन निकाले? हमने बी के डायमेंशन भी निकाले। बी का डायमेंशन थोड़ा ईज़ी था निकालना इसलिए मैंने बी के डायमेंशन को पहले ही निकाल दिया। इसके बाद हमने ए के डायमेंशन को भी निकाला। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिया। तो इन टोटैलिटी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 9 क्वेश्चंस अभी तक हमने कर लिया है। जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमने टाइप ए प्रॉब्लम पर बेस्ड रखे थे, जो था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 7 था, 3 क्वेश्चंस ये इन टोटैलिटी 4 क्वेश्चंस आ रहे थे। ये इन टोटैलिटी 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमने बेस्ड रखे थे किस पर? कन्वर्जन एंड चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूले या ऑफ अ रिलेशन तो उस पर बेस्ड रखे थे। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 9 किया। लेकिन ये किस पर बेस्ड था? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड था। ये कन्वर्जन पर बेस्ड थे। ये किन पर बेस्ड थे? ये बेस्ड चेकिंग द एक्यूरेसी और ये किन पर बेस्ड थे? ये बेस्ड थे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसमें सिर्फ ओनली 2 टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। एक तो रहता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला और जो टाइप डी पर है, टाइप डी क्वेश्चंस है वो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पे डिपेंड करते हैं और जो लास्ट में है सम टिपिकल प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो टाइप ई में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।